कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। हमेशा ऐसा होता है कि इमोशन हमारे जो लॉजिक है उसको सरपास कर जाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट या रेट्रोस्पेक्ट किया, जैसे मान लो कुछ पास्ट में हुआ और फिर आप बाद में सोच रहे हो कि यार उस टाइम पे मैं ऐसा कर सकता था तो बेटर रिजल्ट होते, या एक बेटर कमबैक होता, या एक ये कुछ बेटर हो सकता था। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब हम इन द मोमेंट होते हैं ना, उस टाइम पे हमारे इमोशंस हाइटेंड होता है, और इमोशंस के कारण जो हम चीज़ करते हैं वो कभी ठीक होती है, बट कभी-कभी वो गलत भी हो सकती है। लॉजिक से करी हुई चीज़ें मोस्टली आपको मोस्ट एफिशिएंट रिजल्ट देंगी। जैसे ट्रेडिंग में भी अगर आप रिलेट कर पाओगे, ट्रेडिंग में भी कैसा होता है कि मान लो आपने ट्रेड लेने से पहले, यानी कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपने बहुत सारी चीज़ें सोची, ठीक है, मैं ये रूल फॉलो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। बट जैसे ही आप मार्केट में आए, आपने पहला ट्रेड पंच इन किया, देखा प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा-सा, फिर वो प्रॉफिट नीचे को जाने लग गया, तो अब आपके इमोशन अगर हाइटेंड हो गए और आप डिसिप्लिन्ड इनफ नहीं हो, तो वो उस ट्रेड में मे बी आप जीत जाओ या बेसिकली आप प्रॉफिट बना लो, बट आप उस डे को या उस मंथ को अल्टीमेटली लॉस में ही क्या करोगे, एंड करोगे। इसके पीछे रीजन क्या होता है ना, जब एक बार इमोशन हाइटेंड हो जाते हैं तो फिर वो आपको रिवेंज लेने के लिए या ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर करते हैं कि वो आपको एक फ्रूटफुल या एफिशिएंट रिजल्ट नहीं देती है। ऑलराइट, तो इसीलिए मैंने बोला था कि ट्रेडिंग में मल्टीपल चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे तीन मेन चीजें हैं जो ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसमें इमोशन को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, या क्या हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, कैसे हमने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है, ये सारी चीज़ें समझनी होती है। ठीक है, इस पे बेस्ड हमने ऑलरेडी 3 बुक्स अपने चैनल में कवर करी हुई है, आप उनको देख सकते हो, जिसमें मैंने मास्टर योर इमोशन, बहुत ही बढ़िया बुक है, उसको कवर किया हुआ है। ट्रेडिंग इन द जोन, द डिसिप्लिन ट्रेडर, मार्क डगलस की बेस्ट सेलर बुक्स हैं। मार्क डगलस, उनके पास खुद अपने आप में मार्केट का, स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो 2 बुक्स भी हमने कवर करी है। और अब मैं जो बुक कवर कर रहा हूँ, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये भी अपने आप में एक बेस्ट सेलर है। तो पहला पार्ट तो हो गया ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसपे हमने कुछ बुक्स कवर कर ली है। दूसरा होता है टेक्निकलिटी, टेक्निकल थिंग्स ऑफ द मार्केट, जिसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर और ये सारी चीजें विद लॉजिक आती हैं। और इसी के लिए हम ये वाली बुक, जो पर्टिकुलर बुक है, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, वो कवर कर रहे हैं, और उसकी ये थर्ड वीडियो है। इसके बाद हम थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेडिंग में, वो होती है रिस्क मैनेजमेंट। उसके बारे में भी हम कवर करेंगे आने वाली सीरीज में। ऑलराइट, तो यहाँ पे इस सीरीज का हमारा ये है मेन एजेंडा। जनरली आपने देखा होगा ट्रेडर्स आजकल जो बहुत हाइप्ड चल रहे हैं, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो वो सामने एक ट्रेडिंग चार्ट होता है, वो अपने ट्रेंड पंच इन कर रहे होते हैं। लाइव ट्रेडिंग में तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत फिर भी रियलिटी दिख जाए, बट जो एडिटेड वीडियो आती हैं उसमें आपको दिखता है कि इसने ट्रेड पंच इन किया और 2 मिनट में बिल्कुल शूट हो गया और बहुत सारा प्रॉफिट बना दिया इसने, और मतलब बिल्कुल ही ग्रीन डे क्लोज कर दिया, एंड दिस एंड दैट। और उसके बाद में वो अपना कोर्स या कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहे होते हैं, या अगर उसको डिफाइन भी कर रहे होते हैं। जैसे मान लो उनका ट्रेड पॉजिटिव आ गया, ये मैंने भी करा है, ठीक है, आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ इट, आई एम नॉट सेइंग दैट मैं कुछ ऐसा दूध का धुला हुआ हूँ, बट वट is the thing that I'm trying to say over here, what is the point that I'm trying to make here is, जब आप एक पर्सन को ट्रेडिंग करते हुए देखते हो तो उस टाइम पे भी आप इमोशन के थ्रू सोच रहे होते हो कि इसने इतने कम टाइम में इतने ज्यादा पैसे बना दिए, तो दैट इज इजी, आई कैन ऑल्सो डू दैट। और ट्रेडर्स भी वैसे ही करते हैं, वो सिर्फ अपना ग्रीन डे दिखाते हैं, बट बहुत रेयर केस में वो दिखाते हैं कि जब उनका लॉस हुआ तो उस टाइम पर उन्होंने क्या मिस्टेक्स करी, कैसे उसको ओवरकम करा, या दिखाएंगे भी तो थोड़ा पॉलिश्ड वे में दिखाएंगे। तो जब आप खुद से मार्केट में जाते हो तो आपके लिए जो रियलिटी होती है और जो एक्सपेक्टेशन होता है ना, उसके बीच का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तभी ओवरऑल जो 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स हैं वो लॉस में ही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ओवरकम नहीं किया जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट जस्ट कि आपने अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, मैं वही बता रहा था, जैसे मान लो ट्रेडर्स ने लिया, ट्रेड लिया, उसका प्रॉफिट हो गया, आपने देखा ठीक है ये तो अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, आपने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। फिर अब आपकी फीड में बार बार वैसी वीडियो आ रही है, और आपका हर बार इमोशनल ट्रिगर क्या हो रहा है, मिल रहा है आपको, उससे आपको इमोशन जो है आपके ट्रिगर हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा? जब रियलिटी में आप जाओगे, हो सकता है कि एक एक ट्रेड आपके फेवर में चल जाए, मल्टीपल ट्रेड चले जाए, बट एंड रिजल्ट हमारा क्या है कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। राइट, कंसिस्टेंसी के लिए आपने चीजें भी कंसिस्टेंटली करनी पड़ेंगी, और इसीलिए आपको चीजों के पीछे का लॉजिक समझना होगा। ट्रेडर्स बोलते हैं यहाँ पे ये एक मार्केट है, एक रेंज में चल रहा है, इसके बाद एक ब्रेकआउट आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। और लॉजिक के बारे में क्या कहता हूँ कि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का ऐसा हो गया, यहाँ पे जो आरएसआई था उसका डाइवर्जेंस ऐसा हो गया था, ईएमए का क्रॉसओवर हो गया था, या बोलेंगे मतलब अलग अलग इंडिकेटर के थ्रू डिफाइन करेंगे। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि लॉजिक कहाँ है, वेयर इज द लॉजिक?
क्योंकि जो एक ट्रेडर कर रहा है उसको तो सारे टर्म्स पता है, ही इज वेरी वेल वर्स ऑफ द थिंग्स, एंड ऊपर से उसका प्रॉफिट भी हो रहा है, तो वो चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। बट जब आप देख रहे होते हैं ना थ्रू द स्क्रीन, उस टाइम पे आपको वो बड़े बड़े टर्म्स फैंसी लगते हैं, बट अगर आपको उसके पीछे का मीनिंग ही नहीं पता है, उनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है, उसके पीछे का लॉजिक ही नहीं पता है, तो वो बहुत ट्रिकी हो जाते हैं समझने के लिए। और इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम ये सीरीज जो है वो कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक समझ लिया कि टेक्निकल एनालिसिस क्यों बेटर है फंडामेंटल एनालिसिस से, क्या प्रोज है टेक्निकल एनालिसिस के। जैसे आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो आप ये भी तो देखते हो ना कि कौन सी चीज़ आप कंपेयर करते हो दो चीज़ों को, कि ये वाला बेटर है, ये वाला बेटर है, फिर आप देखते हो कि हाँ ये बेटर है, इस चीज़ में बेटर है, प्राइसिंग बढ़िया है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, तब आप अल्टीमेटली एक रिजल्ट बनाते हो। तो वैसे ही मैं यहाँ पे इस बुक के थ्रू, इस सीरीज के थ्रू खुद भी सीख रहा हूँ। जो चीज़ें देखो, हमेशा हम थ्रू आउट द लाइफ एक लर्निंग प्रोसेस में तो रहते ही हैं। जैसे हो सकता है कि मैंने बहुत सारे टेक्निकल टर्म सीख लिए हैं, सारे इंडिकेटर मेरे को पता है, सारे जो टेक्निकल टर्म्स हैं ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के, ट्रेडिंग मार्केट के, वो भी मेरे को पता है, बट इस बुक में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो मेरे लिए भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। तो मैं तो सीख ही रहा हूँ, और एज अ बिगिनर या एज अ इंटरमीडिएट आप भी अगर ये देख रहे हो तो आप भी यहाँ से कुछ ना कुछ सीखोगे। इवन अ प्रो ट्रेडर कैन ऑल्सो लर्न थिंग्स फ्रॉम हियर। आपने अपना लर्निंग जो है ना, लर्निंग हमेशा आपने कंटिन्यू करनी चाहिए। आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए दैट इज इनफ, इससे आगे मेरे को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आगे आने वाले टाइम पे सीखेंगे, ठीक है। तो बहुत थोड़ा सा लंबा मोनोलॉग हो गया, स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने बोला ये थर्ड वीडियो है इस सीरीज का, तो बाकी जो स्टार्टिंग के दो हैं वो आप आई बटन पे जाके देख सकते हो, जो लास्ट लेटेस्ट वीडियो है वो मैं डाल दूंगा, और वहां से आप देख सकते हो कि चल क्या रहा है। उसके पहली वाली वीडियो भी देख सकते हो, तो भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। चलते हैं आगे। तो flexibility and adaptability of technical analysis, one of the greatest strengths of technical analysis is its adaptability to virtually any trading medium and time dimension. There is no area of trading in either stocks or futures where these principles do not apply. देखो अब हम लॉजिक समझ रहे हैं कि क्यों टेक्निकल एनालिसिस बेटर है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे आऊँ और मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा दूँ और आपको बोलूँ कि मैं इसको फॉलो करता हूँ और ये बेटर है, तो वो आपको इंस्टेंट मोटिवेशन तो दे सकता है, बट अगर लॉजिकल तरीके से आप सीखोगे ना तो वो आपके जो बिलीफ सिस्टम है उसका पार्ट बन जाएगा, और उसको अप्लाई करना आपके लिए कंपेरेटिवली ईजी होगा, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की एक अच्छी बात बताई गई है कि इसकी अडेप्टिबिलिटी बहुत बढ़िया होती है, यानी कि आप इसको स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हो, फ्यूचर्स में भी यूज कर सकते हो, हर जगह इसके प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होते हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम इसको? फंडामेंटल एनालिसिस से कर रहे हैं, ठीक है। द चार्टिस्ट कैन इजीली फॉलो एज मैनी मार्केट्स एज डिजायर्ड, यानी कि वो जितने मार्केट हैं उतना देख सकते हैं, विच इज जनरली नॉट ट्रू ऑफ हिज और हर फंडामेंटल काउंटर पार्ट। यानी कि अगर कोई ऐसा है जो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए बहुत अलग अलग मार्केट को ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि फंडामेंटली अगर आप अप्रोच को देखोगे फंडामेंटल एनालिस्ट की, या जो फंडामेंटल एनालिसिस को कंप्लीटली फॉलो करते हैं, उनको हर चीज की इंफॉर्मेशन ग्राउंड लेवल से चाहिए होती है, और बहुत सारे मार्केट की ग्राउंड लेवल से इंफॉर्मेशन होना अपने आप में एक ट्रिकी चीज है, ठीक है। मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, हो तो सकता ही है ऑब्वियसली, लेकिन देखो यहाँ पे होता क्या है, बिकॉज ऑफ द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा द लेटर मस्ट डील विद मोस्ट फंडामेंटलिस्ट टेंड टू स्पेशलाइज, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस से वो बहुत सारे मार्केट को कवर नहीं कर सकते, बट टेक्निकल एनालिसिस से हम कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ द एडवांटेज हियर शुड नॉट बी ओवरलुक्ड, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है टेक्निकल एनालिसिस का। फॉर वन थिंग, मार्केट गो थ्रू एक्टिव एंड डोर्मेंट पीरियड्स, trending and non-trending stages. The technician can concentrate his or her attention and resources in those markets that display strong trending tendency and choose to ignore the rest. ठीक है, तो मार्केट हमेशा ऐसा नहीं होता कि ट्रेंडिंग ही चल रहा है, यानी कि एक तरफ जा रहा है तो एक ही तरफ जाते रह रहा है, या नीचे को आ रहा है तो नीचे को ही आते रह रहा है। कभी कभी आपको साइडवेज मार्केट भी मिलेगा। वही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट कभी एक्टिव होता है, कभी डोरमेंट होता है। और अगर आप चार्टिस्ट हो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रहे हो, तो आपने कंसंट्रेट करना है जब वो ट्रेंडिंग हो तो आप अपना अटेंशन दे रहे हो, बाकी टाइम यू कैन इग्नोर द रेस्ट, ठीक है। क्योंकि जब आप अपना मनी बचाते हो दैट इज ऑल्सो प्रॉफिट, ओके। क्योंकि आपने अपने मनी को लेके, एक फिक्स अमाउंट को लेके मार्केट में बैठे हो, जब आप सर्वाइव करोगे तभी तो आप बेटर अपॉर्चुनिटी तक पहुंच पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में आप एक्स अमाउंट लेके आए और आप रैंडम ट्रेड करने लग गए, और वो अमाउंट एक्स का सिर्फ 50% ही रह गया है। बाद में बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आई, बट वो एक्स अमाउंट मांगता था। जैसे आप 10,000 लेके आए, बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़े बड़े जो
ट्रेडर्स हैं वो बहुत बड़ा अमाउंट लेके आते हैं, बट मैं बहुत छोटे से दे रहा हूँ। 100 रुपये का एग्जांपल लेते हैं, 100 से पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने 10,000 बोला, ठीक है। 10,000 लेके आए, आपने रैंडम ट्रेड्स लिए और वो घट के 5,000 में पहुंच गया है। अब जब रियल ट्रेड आया, रियल अपॉर्चुनिटी आई जिसमें आपके जो सीखा है वो भी अप्लाई हो रहा है, सब चीज़ें अप्लाई हो रही है, बट उसको खरीदने के लिए आपको 10,000 चाहिए, पर आपने 10,000 तो है ही नहीं, आपने तो 5,000 ऑलरेडी पहले ही रैंडम अपॉर्चुनिटीज में निकाल दिए। तो इसीलिए आपने अपने जो मनी है उसको सेफ गार्ड भी करके रखना है, ठीक है। तो इसीलिए it is very important to ignore the rest. Okay. As a result, the chartist can rotate his or her attention and capital to take advantage of the rotational nature of the markets. At different times, certain markets become hot and experience important trends. Usually, those trending periods are followed by quiet and relatively trendless market condition. तो कह रहा है कि कभी-कभी कोई सेक्टर बूम में होता है, जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा गोल्ड और सिल्वर बहुत बूम में था। उससे पहले एक फेज़ आया था जिस टाइम पे बिटकॉइन बिटकॉइन और क्रिप्टो इनका बहुत बूम था। मतलब अभी भी है ये चीज़ें, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम था। तो होता क्या है, एक बार किसी भी मार्केट में बूम होता है यानी कि वो मार्केट हॉट है, तो वहाँ पे आप अपना फोकस पुट ऑन कर सकते हो। क्योंकि जब एक बार वो ट्रेंडिंग मार्केट थोड़ा-सा कंसोलिडेट होता है ना, तो एक ट्रेंडलेस मार्केट कंडीशन आती है। जिसमें अनदर मार्केट और अनदर ग्रुप टेक्स ओवर बेसिकली। ठीक है, तो आपने पिक एंड चूज करना है, जो मार्केट हॉट है वहीं पे आपने रहना है, क्योंकि वहाँ पे वोलेटिलिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी और वहाँ पे आपकी विनिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलने का भी कंपेरेटिवली ज़्यादा मौके हैं। ठीक है। नाउ द फंडामेंटलिस्ट हाउएवर हु टेंड्स टू स्पेशलाइज इन ओनली वन ग्रुप, जैसे मान लो कोई फंडामेंटलिस्ट है और उसने सिल्वर में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, उसके सारे फंडामेंटल बेसिक सारी सीट्स वगैरह और सारे प्राइस सब चीज़ें उन्होंने डेटा रख रखा है, बट जो सिल्वर मार्केट है वो अपने आप में बहुत स्लो चल रहा है, ट्रेंडलेस चल रहा है, और बूम आ रखा है गोल्ड मार्केट में या बूम आ रखा है किसी और कमोडिटी में। तो उसके लिए क्या होगा, स्विच करना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि फंडामेंटलिस्ट की अप्रोच ही होती है कि सारी चीज़ें बेसिक से लेके चलनी है उसने। ऑलराइट, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, आपने देखना है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, उस टाइम पे प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, और उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट करते हो। सो दैट्स द अपर हैंड of technical analysis over fundamental analysis. Okay, so the fundamentalists would have much more difficult time doing so than would be chartist. चार्टिस्ट यानी कि जो चार्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, टेक्निकल एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अनदर एडवांटेज द टेक्नीशियन हैज इज द बिग पिक्चर। By following all of the markets, he or she gets an excellent feel for what markets are doing in general. ठीक है, सो टेक्निकल जो एनालिसिस फॉलो करते हैं, जिनको टेक्नीशियन बोला जा रहा है, उनके पास बिग पिक्चर होने का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें वो एक बार में कवर कर पा रहे हैं। आप ऐसे समझो एक वाइडर फ्रेम में बहुत सारी चीज़ें कवर कर पा रहे हैं, वो बहुत सारे मार्केट कवर कर पा रहे हैं। ठीक है। By following all of the markets, he or she gets an excellent feel for what markets are doing in general and avoid the टनल विजन। टनल यानी कि एक ही आप विजन में देखे जा रहे हो। जैसे अगर कोई सिल्वर में फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है तो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस सिल्वर को ही देख रहा है, बाकी मार्केट को इग्नोर करना पड़ रहा है, क्योंकि टाइम और डेटा ही नहीं है उसके पास इतना। तो ये टनल विजन हट जाता है टेक्निकल एनालिसिस में। दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम फॉलोइंग वन ग्रुप ऑफ मार्केट्स ऑल्सो, बिकॉज सो मेनी ऑफ द मार्केट्स हैव बिल्ट इन इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स and react to similar economic factors. Price action in one market or group may give valuable clues of the market to the future direction of other market or group of markets. ठीक है। ये जैसे पहले भी होता था कि बैंक निफ्टी को देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा निफ्टी थोड़ा कैसे करने वाला है, और उसके अलावा आप सेंसेक्स को देख लो तो भी थोड़ा समझ में आ जाएगा, या फिर अगर सिल्वर को आप देखो तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आएगा कि बाकी कमोडिटी मार्केट में भी ऐसा मूव आ सकता है, ऐसा टाइप। ठीक है। तो ये आपको ब्रॉडर वे में एक वाइडर फ्रेम देता है, थोड़ा चीज़ें समझने की हेल्पफुल करता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग की अगर बात करते हैं तो जनरली एक ट्रेडर की टिपिकल पिक्चर क्या होती है, उसके आगे बहुत सारी स्क्रीन्स है, वो बहुत सारी स्क्रीन्स में होता है क्या है, डेटा ही तो होता है ना अलग अलग मार्केट्स का। क्योंकि हमने क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है कि जहाँ पे हमने ट्रेड लेना है वो फ्यूचर में कैसा जाएगा। हमने देखा अलग अलग मार्केट में एक जनरल ट्रेंड आ रहा है कि वो अप ट्रेंड जा रहे हैं न्यूज़ के बेसिस पे या किसी के भी बेसिस पे, तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ हमने इस मार्केट में ट्रेड बनाना है तो यहाँ पे भी एक अप मूव आ सकता है, और उस हिसाब से हम पोजीशन वगैरह सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट इज वाई अ लॉट ऑफ चार्ट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नीडेड, बट जरूरी नहीं है कि बहुत सारा ज़्यादा नीडेड है, वो एक थोड़ा सा हल्का सा अपर हैंड देता है बस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी स्क्रीन होंगी तभी आप ट्रेडिंग कर पाओगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी, टेक्निकल एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप ये सिंगल स्क्रीन में भी कर रहे हो तो आप एक बहुत सारी स्क्रीन वाले बंदे को भी आउटसाइन कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस अप्लाइड टू डिफरेंट मीडियम ट्रेडिंग मीडियम्स।
द प्रिंसिपल ऑफ चार्ट एनालिसिस अप्लाई टू बोथ स्टॉक्स एंड फ्यूचर, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द स्टॉक मार्केट एंड लेटर अडेप्टेड टू द फ्यूचर्स. हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि पहले स्टॉक मार्केट में यूज किया गया, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में इसको लाया गया, फ्यूचर में यूज करा गया. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स, द डिवाइडिंग line between these two areas is rapidly disappearing. International stock markets are also charted and analyzed according to technical principle. जो इंटरनेशनल मार्केट है उनको भी, स्टॉक मार्केट्स है उनको भी ऐसे ही किया जाता है, एनालाइज ऐसे ही किया जाता है. वो यहाँ पे बताने की कोशिश की है. फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल फ्यूचर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट्स, markets and foreign currencies have become enormously popular over the past decade and have proven to be excellent subject for chart analysis. Technical principles play a role in option trading. Technical forecasting can also be used to great advantage in the hedging process. hedging क्या होती है ये भी हम आने आने वाले टाइम पे कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है. बट यहाँ पे अभी हम समझ रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इतने ज़्यादा जगह पे यूज़ किया जाता है. अब देखो आपके सामने एक चार्ट है, इसमें अपने आप में बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करी गई है, बट मैं एक जनरल आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता हूँ. द जापानीज स्टॉक मार्केट चार्ट्स वेरी वेल एज डू मोस्ट स्टॉक मार्केट्स अराउंड दी वर्ल्ड. ठीक है, तो ये जापानीज जो स्टॉक मार्केट है उसका एग्जाम्पल दिया गया है. टोक्यो निके डाउ, ये मार्केट का नाम है उनका, जैसे अपना निफ्टी है, सेंसेक्स है, वैसी टोक्यो निके डाउ ये उनका मार्केट है. ठीक है, तो यहाँ पे एक जनरल दिखाया गया है कि अब ब्लैक एंड व्हाइट में तो आप जनरल समझने की कोशिश करना कि क्या हो रहा है. यहाँ से एक मार्केट चल रहा था, फिर एक अप ट्रेंड आया. अप ट्रेंड मतलब मार्केट ने यहाँ से ऊपर को जाना स्टार्ट किया, थोड़ा सा नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर अल्टीमेटली आप देखोगे कि यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये यहाँ पहुँच गया है, तो ये अप ट्रेंड में है. ठीक है, और डाउन ट्रेंड यानी कि यहाँ से फिर नीचे आया और कॉन्स्टेंटली फिर नीचे ही आना स्टार्ट किया, फिर एक पोजीशन पे आके चार्ट ने सपोर्ट ले लिया. सपोर्ट यानी कि वहां से प्राइस फर्दर नीचे नहीं जाएगा. सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस यानी कि मार्केट अगर एक अप ट्रेंड में है या मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस का मतलब है वहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं और वो मार्केट को वहां से नीचे लाएंगे. सपोर्ट का मतलब है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो एक कोई एरिया ऐसा होगा जहां पे बायर्स बैठे हुए हैं जो वहां से बाइंग करेंगे और मार्केट वहां से फर्दर नीचे ना गिर के ऊपर की तरफ आएगा. ठीक है, पिन पॉइंट नहीं होता है, एक रेंज होती है जहां पे अगर बायर इंटरेस्टेड होंगे तो वो लेके जाएंगे मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, चार्ट सपोर्ट यानी कि यहाँ पे बायर से इन्होंने ऊपर यहाँ से बाइंग शुरू करी तो धीरे धीरे मार्केट जो पूरा नीचे की तरफ आ रहा था वो धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ आने लग गया या एक रेंज में आ गया टोटल मिला के. ठीक है, तो ये क्या है, टेक्निकल एनालिसिस का एग्जांपल है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में. Okay, technical analysis applied to different time dimensions. Another strength of the charting approach is its ability to handle different time dimensions. Whether the user is trading the intraday tick by tick changes for day trading purposes or trend trading the intermediate trend, the same principles apply. तो अलग अलग टाइम फ्रेम में भी हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो इंट्राडे में हो, चाहे स्टॉक्स में हो, चाहे आवरली बेसिस पे हो, मिनट्स बेसिस पे हो, वट. तो यहाँ पे भी हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, वही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक एडवांटेज की बात कर रहे हैं. A time dimension often overlooked in is longer range technical forecasting. Okay, the opinion expressed in some quarters that charting is useful only in the short term is simply not true. It has been suggested by some that fundamental analysis should be used for long term forecasting with technical factors limited to short term timing. The fact is that longer range forecasting using weekly and monthly charts going back several years has proven to be an extremely useful application of these techniques. तो यहाँ पे एक मिथ को बर्स्ट करने की कोशिश की गई है ऑथर द्वारा. तो वो बोल रहे हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जनरल इमेज ऐसी है कि फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म में फोरकास्ट करने के लिए यूज होता है, कि मार्केट जैसे कोई पर्टिकुलर स्टॉक अभी इस प्राइस पे तो वो लंबे टाइम बाद कहाँ पहुंच सकता है, लंबे टाइम 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में वो कैसा करेगा, उसके लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस यूज करते हैं. और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आता है, ऐसा जनरल मिथ है. बट वही यहाँ पे बर्स्ट करने की कोशिश की गई है ऑथर द्वारा. वो बोला ऐसा नहीं होता है. अगर हम प्रीवियस ईयर्स का डेटा भी उठा के देखेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी वो भी बहुत यूजफुल है. ठीक है, वो भी बहुत काम आए हैं इवन इन द लॉन्ग टर्म एज वेल. तो आप ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते कि शॉर्ट टर्म में अगर आप करना है तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए जाओ, लॉन्ग टर्म में आप फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जाओ, ऐसा नहीं कह सकते. टेक्निकल एनालिसिस दोनों ही टाइम फ्रेम में फीजिबल है. ठीक है, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस कैन प्ले अ रोल इन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग एज वेल. फोरकास्टिंग सिंपल मतलब कि फ्यूचर में क्या होने वाला है मार्केट से रिलेटेड वो हम अज्यूम कर रहे हैं या प्रिडिक्ट कर रहे हैं. ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस कैन प्ले अ रोल इन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग. फॉर एग्जांपल द डायरेक्शन ऑफ कमोडिटी प्राइसेस टेल्स अस समथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लेशन. यानी कि कमोडिटी के प्राइस कैसे मूव कर रहे हैं वो आपको बता सकते हैं कि महंगाई कितने होने वाले हैं. ठीक है, इन्फ्लेशन, ऑलराइट, इन्फ्लेशन, करेक्ट.
They also give us clues about the strength or weakness of the economy, यानी कि कितनी strength है economy में, कितनी weak है, वो भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं. Rising commodity prices generally hint at a stronger economy and rising inflationary pressure. ठीक है, अगर commodity price बढ़ रहे हैं तो उससे जो stronger economy है या rising inflationary pressure है उसके बारे में बात होती है. Falling commodity prices usually warn that economy is slowing down with inflation. Okay. The direction of interest rate is affected by the trend of commodities. As a result, charts of commodity markets like gold and oil, along with treasury bonds can tell us a lot about the strength or weakness of the economy and inflationary expectations. The direction of the US dollar and foreign currency futures also provide early guidance about the strength or weakness of the respective global economies. अभी जैसे आप देख रहे होगे जो इंडियन करेंसी है रुपया या रुपीस, राइट, उसकी वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में बहुत अपने ऑल टाइम लो पे चल रही है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रोक्सीमेटली 93 रुपीज विल गिव यू $1, $1 93 और सो, यानी कि हमारे 93 करेंसी लगाएंगे तब उनका $1 आएगा. तो ये अपने आप में थोड़ा सा ऐसी चीज है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है. फ्यूचर में आई नो कि थिंग्स विल बी बेटर, but let's hope for the best. All right. Even more impressive is the fact that trends in these future markets usually show up long before they are reflected in traditional economic indicators that are released on a monthly and quarterly basis, and usually tell us what has already happened. As their name implies, future markets usually gives us insights about the future. The S&P 500 stock market index has long been counted as an official leading economic indicator. A book by one of the country's top experts on the business cycle leading indicators for the 1990s, Moore, makes a compelling case for the importance of commodity, bonds, and stock trends as economic indicators. All three markets can be studied employing technical analysis. Will have more to say on the subject in chapter 17, the link between stock and future. देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि जो फ्यूचर मार्केट होता है वो कैसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं इन लिटिल बिट एडवांस. ठीक है, यहाँ पे S&P 500 का एग्जांपल दिया हुआ है क्योंकि ये जो ऑथर है वो इंडियन ऑथर नहीं है, एक फॉरेनर ऑथर है, तो वो अपने जो कंट्री के मार्केट है उसके बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं. बट हाँ, जनरल क्रक्स जो है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा, राइट. टेक्नीशियन और चार्टिस्ट, देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइटल्स अप्लाइड टू प्रैक्टिशनर ऑफ द टेक्निकल अप्रोच. टेक्निकल एनालिस्ट, चार्टिस्ट, मार्केट एनालिस्ट एंड विजुअल एनालिस्ट. Up until recently, they all meant pretty much the same thing. However, with increased specialization in the field, it has become necessary to make some further distinction and define the terms a bit more carefully, because virtually all technical analysis was based on the use of charts up until the last decade. The term technician and chartist means the same thing. This is no longer necessarily true. The broader area of technical analysis is being increasingly divided into two types of practitioners: the traditional chartist and, for want of for a better term, statistical technician. Admittedly, there is a lot of overlap here, and most technicians combine both areas to some extent. As in the case of technician versus the fundamentalist, most seem to fall into one category or another. All right. So technical, यहाँ पे वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एनालिस्ट में भी या टेक्निकल एनालिसिस करने वालों के भी मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं. वो किस चीज़ पे स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उसके बेसिस पे. और वैसे ही ऐसा नहीं कि टेक्निकल एनालिसिस वाला कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस ही कर रहा है और वो फंडामेंटल एनालिसिस को बिल्कुल ऐसे नज़रअंदाज कर दे रहा है, ऐसा नहीं होता है. तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो ओवरलैप भी करते हैं, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था. और सेम गोज फॉर फंडामेंटल एनालिसिस एज वेल, यानी कि जो लोग अगर फंडामेंटल एनालिसिस को कम्प्लीटली फॉलो कर रहे हैं तो वो टेक्निकल एनालिसिस के भी कुछ जो चीज़ें होते हैं उसको यूज़ करते हैं. ऑलराइट. Whether or not the traditional chartist uses quantitative work to supplement his or her analysis, charts remain the primary working tool. Everything else is secondary. Charting of necessity remains somewhat subjective. The success of the approach depends for the most part on the skill of the individual chartist. The term art charting has been applied to this approach because chart reading is largely an art. Okay. By contrast, the statistical or quantitative analyst takes these subjective principles, quantifies, tests, and optimizes them for the purpose of developing mechanical trading systems. These systems or trading models are then programmed into a computer that generates mechanical buy and sell signals. Indicator. These systems range from the simple to the very complex.
However, the intent is to reduce or completely eliminate the subjective human element in trading. Okay, to make it more specific, these statisticians may or may not use price charts in their work, but they are considered technician as long as their work is limited to the study of market action. Even computer technician can be subdivided further into those who favor mechanical systems or the black box approach, and those who use computer technology to develop better technical indicators. The latter group maintains control over the interpretation of those indicators and also the decision making process. तो ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो वन गो में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं या कैसे पर्टिकुलरली जो मैनुअल अप्रोच होती है या कंप्यूटर अप्रोच होती है वो कैसे काम करती है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे भी। चार्ट को जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो कम्प्लीटली मतलब मैनुअली हम कर सकते हैं, इट इज़ लाइक आर्ट। एंड बाकी चीज़ें जो इंडिकेटर वगैरह हैं वो ह्यूमन फैक्टर को कम करने के लिए यूज़ होती है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स बेसिकली, राइट। तो वही यहाँ पे बताया गया। वन वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द चार्टिस्ट एंड द स्टैटिस्टिशियन इज टू say that all chartists are technicians, but not all technicians are chartists. Although these terms are used interchangeably throughout this book, it should be remembered that charting represents only one area in the broader subject of technical analysis. ठीक है, तो बुक में ऐसे यूज भी करा जाएगा मल्टीपल तरीके से या ऐसे इंटरचेंजेबली, बट हमने समझ लेना कि क्या हो रहा है। ऑल चार्टिस्ट आर टेक्नीशियन बट नॉट ऑल टेक्नीशियंस आर चार्टिस्ट। ठीक है, तो जितने भी लोग अगर चार्ट को फॉलो कर रहे हैं तो वो टेक्निकल एनालिसिस ही कर रहे हैं जनरली, बट जितने भी लोग टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो चार्ट को जरूर देखें, वो और टेक्निकल तरीके से भी कर सकते हैं। इज व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर। ऑलराइट, सो आई थिंक it's already been 26 minutes, so let's just end this video up, and in the next video we will talk about a brief comparison of technical analysis in stocks in future. ठीक है, तो ये पहला चैप्टर हमारे चल रहा है इस बुक का। अगर आपकी तरफ से कुछ सजेशंस हैं तो आप दे सकते हो। मैं जो करना चाह रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ये पूरी बुक को एक बार कवर कर लूँ एज इट इज़, जैसे है उसको पढ़ के और अपना जो इनपुट है वो दे के बाद में हम इसकी एक समरी वीडियो भी बना लेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग के पास भी सोर्स होना चाहिए ना, मैंने कहाँ से कौन सी चीज़ें यूज़ करी है। तो यहाँ पे अगर आप बुक को पढ़ने में भी इंटरेस्ट हो, चीज़ों को डिटेल में समझने में इंटरेस्ट हो, तो आप ये सीरीज आर्डेंटली फॉलो कर सकते हो। फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी, तो ये आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है अगर आप इसको फॉलो करोगे तो। ठीक है, और हर चीज़ टाइम मांगती है। देखो, जो ट्रेडर्स या इवन मैंने भी जब लाइव ट्रेडिंग की थी तो वो आपको दिखता है ना कि 2 मिनट में 1 लाख रुपए बन गए, 2 लाख रुपए बन गए, 10 लाख बन गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इम्पॉसिबल है, वो स्टेज भी आएगी, बट उसके पीछे की जो मेहनत कर रखी है उन ट्रेडर्स ने या जो मेहनत रिक्वायर्ड है उस स्टेप प्रोसेस से आपने जाना ही पड़ेगा, राइट। तो उसी का एक पार्ट है कि स्टार्टिंग में आपने टाइम पुट ऑन करना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तभी वो आपके बिलीफ सिस्टम का पार्ट बनेंगे और तभी वो आपको 2 मिनट में बहुत सारे रुपए बना के देंगी। तो उस स्टेज पर पहुंचने से पहले आपने इस स्टेज से पूरा गुजरना पड़ेगा, और वही हमारा सीरीज चल रही है बिगिनर टू एडवांस। ठीक है, जो हम यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, सो इस अच्छे नोट पे ही लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और चैट सेक्शन में आप अपने सजेशंस कमेंट्स वगैरह जो भी आप चाहते हैं, जैसे कवर करना चाहते हैं या आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आपका वेट कर रहा है कमेंट सेक्शन में, सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट। Okay, and for more such content, like, share, and do subscribe. Thank you so much, universe. Thank you so much, Radharanji. Peace out. And also, I'm really grateful that today I hit my 40th subscriber. आज मेरे 40 subscriber हो गए। I just wanted to say it out loud that I'm grateful about it. Okay, so have fun, everyone. Have a great night. Have a great day, whatever time you're watching this video. So have fun. We'll meet next time.